नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी की उन कुटिल नीतियों की जिसको देखकर न सिर्फ चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं मौन हैं, यहाँ तक कि वो विरोध भी नहीं कर पा रही हैं कि आचार संहिता के दौरान इस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जब चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकारों से हुई प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख किया कि चुनाव आयोग सभी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएगी, तो ये आशा बनी थी कि शायद आचार संहिता के दौरान विपक्षी दलों पर इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ईडी के छापे जगह जगह जारी हैं और जिस प्रकार से कल कांग्रेस के खातों पर रोक तो पहले से ही लगी थी, उन्हें 1823 करोड़ का जुर्माने का भी नोटिस इनकम टैक्स विभाग ने दिया है। कारण कि कांग्रेस ने आय का रिटर्न में अपनी राशि को शो नहीं किया और उसे छुपाया। निश्चित तौर पर ये इनकम टैक्स विभाग का कदम उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? क्या कांग्रेस ने समय पर रिटर्न नहीं भरा? जब कांग्रेस के पास पूरी टीम है जो कि विभिन्न कानूनी मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों को देखती है, तो आखिर उन्हें समय से रिटर्न भरना ही चाहिए। जबकि राजनीतिक दलों पर चंदे पर कोई टैक्स लगता नहीं है, तो आखिर उनको रिटर्न के माध्यम से ये बताना चाहिए कि राशि कहाँ से आई। लेकिन जो आरोप है वही सेम मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर भी है, जिन्होंने कि 252 लोगों की सूचना अपने आय का रिटर्न में नहीं दी है और 42 करोड़ रुपया अतिरिक्त खातों में जमा है। तो क्या इनकम टैक्स के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को भी जुर्माने के नोटिस भेजेंगे? लगता नहीं है। तो आप ये बताइए, ऐन चुनाव के समय कांग्रेस का खाता सीज करना, इधर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को मात्र एक आरोपित रहे व्यक्ति के बयान पर मात्र इसलिए बंद करना कि जिससे कि उसकी चुनावी तैयारी प्रभावित हो, तो क्यों नहीं चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस संबंध में कोई कार्रवाई करने वाला है? लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और उन्हें ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आपकी नियुक्ति हमारे बहुत वाला समित करती है, इसलिए आपको वही करना होगा जो हम चाहेंगे। हालांकि कई बार चुनाव आयोग पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं,
लेकिन जैसा चुनाव के दौरान अब हमें दिखाई दे रहा है, चुनावी आचार संहिता के बाद कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कभी भी विपक्षी दलों के खिलाफ नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर कोई आपराधिक मामले में है, हार्डकोर अगर अपराध के मामले नहीं हैं, वो भी इस समय धीमे पड़ जाते थे। लेकिन आज मतदान के दिन तक जिस प्रकार ईडी का तांडव जगह जगह जारी है, उसने एक बार फिर से ये सवालिया निशान लगा दिया है कि निश्चित तौर पर सरकार विपक्षी दलों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। केजरीवाल और कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई। जर्मनी ने जब इस पर आपत्ति जाहिर की थी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, तब विदेश मंत्रालय ने उनके राजदूत को बुलाकर ये कहा था कि ये देश का आंतरिक मामला है। बाद में अमेरिका ने भी अपने को इससे संबद्ध किया और इस पर सवाल खड़े किए। उनके भी राजदूत को बुलाया गया। इसके बावजूद अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं विदेश विभाग के, उन्होंने साफ कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उन्हें कानूनी मदद दिए जाने को लेकर गंभीरता से जानकारी रख रहे हैं। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसको लेकर चर्चा हुई। निश्चित तौर पर जब यही संयुक्त राष्ट्र में देश के प्रधानमंत्री को बोलने का मौका मिलता है, तो इस तरह ये कहा जाता है कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र समूह में संबोधन करने के लिए जा रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। जब वही संयुक्त राष्ट्र जब सवालिया निशान लगाता है प्रधानमंत्री के आचार विचार पर, देश की सत्ताधारी पार्टी के ऊपर, तो ये किस तरह से मौन हो जाते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा जब अध्यक्षता जो कि रोटेशन प्रणाली के अनुसार देश को मिलती है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी, किस प्रकार भारतीय के आईटी सेल संबंध देश के गोदी मीडिया ने भी किस तरह से जश्न मनाया था। लेकिन जब आज इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर भले ही ये बात देश के आंतरिक मामले से जुड़े हों, लेकिन जब हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और ये कहते हैं हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो क्यों न पूरा विश्व हमारी गतिविधियों पर भी निगाह रखे। जब खुद को मैं विश्वगुरु कहने से जब हमें संकोच नहीं होता, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे देश पर उंगली उठाने वाले लोगों की ओर भी 3 उंगलियां इशारा करती रहती हैं। ये बात सबको भ्रष्टाचारी ठहराते हुए विपक्ष के नेताओं को करते हुए भाजपा नेताओं को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चुनावी चंदे में किस तरह का घालमेल हुआ है, वो कोई अब दबी छिपी बात नहीं रही। ये बात अलग है कि आपने उसे मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर रखा है, लेकिन आज किसी भी खबर की जानकारी के लिए मेन स्ट्रीम के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रचार माध्यम हो गए हैं जिनके सहारे कोई भी बात अब दबी ढकी नहीं रह सकती। भले ही भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर खुशी जाहिर करे कि विपक्ष पर कोई विश्वास नहीं करता, हम चुनाव जीत जाते हैं,
चुनाव जीतना सभी लोग जानते हैं, प्रबंधन का काम रहता है। और जब आप दावा कर रहे हैं कि 400 पार, तो आखिर आपको विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न और विपक्षी दल के खातों को सीज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये लोग प्रचार भी कर पाएँ। पहले कांग्रेस को भ्रष्टाचार के नाम पर भारत से मुक्त करने की दावा किया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है जिस तरह से टारगेटेड ढंग से कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है, उससे ये महसूस होता है कि वर्तमान सत्ताधीशों का जो योजना है पूरे देश से विपक्ष को खत्म करने की है। या तो एक संदेश भी है, या तो आप हमारे साथ आकर खड़े हो जाएं, और नहीं तो हम आपको खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करेंगे। ये सवाल जो आज संयुक्त राष्ट्र के जरिए उठ रहा है, जर्मनी के जरिए उठ रहा है, अमेरिका के जरिए उठ रहा है, हो सकता है इस पर पूरा विश्व एकजुट होता हुआ दिखाई दे। तो सोचना चाहिए वर्तमान सत्ताधीशों को कि सत्ता आनी जानी होती है, ये कोई स्थायी नहीं रहती। अगर आप जो काम अभी विपक्ष के साथ कर रहे हैं, हो सकता हो वो स्थिति आपके साथ भी निर्मित हो, तब आप भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखाई दें, जैसे कि आप विपक्ष में रहने के दौरान करते थे। हो सकता है आपको ये बातें याद ना आ रही हों, लेकिन आपको याद दिलाना चाहते, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, इतनी ताकतवर सरकार थी कि उसके एक इशारे पर जगह की सरकारें जाती और आती थीं। आज उस कांग्रेस की कितनी बुरी हालत है कि वो 2-3 कार्यकाल से नेता विपक्ष तक का दर्जा हासिल करने में असफल है। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।